12वीं सदी का मिस्र, नील की गोद में पलता हुआ वह मुल्क जिसकी दौलत पर आधी दुनिया की निगाह थी। अफ्रीका का सोना, हिंद के मसाले और भूमध्य सागर की रौनक सब मिस्र की राजधानी काहिरा की गलियों में आकर सिमट जाते थे। मगर 12वीं सदी के इस चमकते पर्दे के पीछे एक खामोश दरार फैल रही थी। फातिमी खिलाफत का तख्त मौजूद था, लेकिन ताकत बिखरी हुई थी। वजीर बदलते रहे, वादे टूटते रहे और मिस्र की सियासत हर दिन नए मोड़ लेती रही। बाहर से यह सल्तनत मजबूत दिखती थी, लेकिन भीतर से वह खींचतान का मैदान बन चुकी थी। इसी खींचतान ने शाम के सुल्तान नूर उद्दीन जंगी और यरूशलेम के राजा अमलरिक प्रथम ऑफ यरूशलेम दोनों को यह एहसास दिला दिया कि असली ताकत की चाबी तलवार में नहीं, मिस्र में छिपी है। और जब दाम इतना बड़ा हो तो चालें भी उतनी ही गहरी चलती हैं। इन्हीं चालों के बीच एक युवा कमांडर अभी परछाइयों में था। न वह सुल्तान था, न वजीर, मगर हालात उसे बार बार उसी आग के करीब ला रहे थे जहां से इतिहास के किरदार ढलते हैं। वक्त उसे मिस्र की इसी सियासी भट्ठी में तपाकर एक नया रूप देने वाला था। वही युवा जिसे दुनिया आगे चलकर सलाहदीन के नाम से जानेगी। क्या मिस्र की दौलत ही उस जंग का असली मैदान थी जो इतिहास के सबसे बड़े महानायकों को जन्म देने वाली थी? कैसे वजीरों की सियासत ने दो बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया, और कैसे एक हिचकिचाता हुआ नौजवान इन हालात के बीच से उठकर आने वाले दौर की दिशा बदलने वाला था। आप देख रहे हैं कीप बीइंग जिज्ञासु और हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स सीरीज के एपिसोड 5 में हम यही सब जानेंगे। साल 1164 तक जंगी सल्तनत और आसपास की सलीबी रियासतों के बीच टकराव अपने चरम पर था। नूरुद्दीन जंगी एक एक करके अपने दुश्मनों की ताकत कम करते जा रहे थे। एडिसा पहले ही इतिहास बन चुकी थी। एंटियोच का बड़ा हिस्सा उनके प्रभाव में आ चुका था और ट्रिपोली तथा जेरूसलम रक्षात्मक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। यूरोप से कोई नया बड़ा लश्कर मदद के लिए आता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में यरूशलेम के राजा अमलरिक पहला ऑफ जेरूसलम ने एक अलग रास्ता सोच लिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर सीधे नूरुद्दीन से टकराव मुश्किल हो रहा है तो ताकत का संतुलन बदलने के लिए किसी और स्रोत की जरूरत है, और वह स्रोत था मिस्र। उस समय मिस्र पर फाटिमिड कैलिफेट की हुकूमत थी। सियासी तौर पर खिलाफत कमजोर पड़ चुकी थी, मगर उसकी आर्थिक ताकत अब भी बेहद मजबूत थी। कायरो व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां अफ्रीका से आने वाला सोना, मसाले और अनगिनत कीमती सामान जमा होता था। मिस्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापारिक पुल था, और उसकी आमदनी इतनी थी कि वह बड़ी से बड़ी सेना खड़ी कर सकता था। अमलरिक को लगा कि अगर मिस्र की दौलत उनके हाथ आ जाए तो नूरुद्दीन का मुकाबला आसान हो जाएगा और सलीबी रियासतों को नई जान मिल जाएगी। लेकिन मिस्र के भीतर हालात पहले ही अस्थिर थे। असली ताकत खलीफा के पास नहीं, बल्कि वजीर के पास थी। वजीर शावर और उसके प्रतिद्वंदी दरगम के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। दरगम शावर को हटाकर खुद काबिज हो गया और शावर जान बचाकर शाम की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने नूरुद्दीन जंगी से मदद की गुहार लगाई और वादा किया कि अगर उसे दोबारा वजीर बना दिया गया तो वह मिस्र की आय का एक बड़ा हिस्सा जंगी सल्तनत को देगा। यह प्रस्ताव मामूली नहीं था। नूरुद्दीन समझते थे कि मिस्र पर प्रभाव जमाना भविष्य की दिशा तय कर सकता है, मगर वे खुद वहां नहीं जा सकते थे क्योंकि सलीबी मोर्चों पर उनकी मौजूदगी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापति शिरकोह को भेजा और उनके साथ था उनका युवा भतीजा सलादिन। 1164 में शिरकुह मिस्र पहुंचे तो हालात तेजी से बदले। दरगम की मौत हो गई और शावर फिर से वजीर बन बैठा, लेकिन सत्ता में लौटते ही उसने अपना पुराना वादा बदलना शुरू कर दिया। अब वह जंगी सल्तनत को वादा की गई हिस्सेदारी देने से कतराने लगा। शिरकुह अपने सुल्तान की शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तनाव बढ़ा और शावर ने चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अमलरिक को मिस्र आने का निमंत्रण दे दिया। अब मिस्र की जमीन पर दो जंगी सल्तनतों और क्रूसेडर रियासतें आमने सामने थीं और तीसरी ताकत सियासी चालें चल रही थीं। शिरकुह की फौज बिल्बिस के किले में ठहर गई, जबकि बाहर अमलरिक की सेना मौजूद थी। हालात नाजुक थे, रसद सीमित थी और दूरी बहुत लंबी, मगर दूर बैठा नूरुद्दीन हालात पर नजर रखे हुए था। उसने सीधे मिस्र में हस्तक्षेप करने के बजाय सलीबी इलाकों पर दबाव बढ़ाना शुरू किया ताकि अमलरिक को अपने राज्य की चिंता हो। यह रणनीति असरदार साबित हुई। अमलरिक को अंदेशा हुआ कि अगर वह मिस्र में उलझा रहा तो उसके अपने इलाकों पर खतरा बढ़ सकता है। आखिरकार समझौते का रास्ता निकला और दोनों सेनाएं पीछे हट गईं। नूरुद्दीन ने समझ लिया कि असली खेल अभी बाकी है, और सलीबी नेतृत्व भी जान चुका था कि मिस्र पर नियंत्रण ही शक्ति संतुलन बदल सकता है। इस पूरी उठापटक के बीच युवा कमांडर सलाहुद्दीन चुपचाप हालात को देख रहा था।
सीख रहा था और वक्त का इंतजार कर रहा था। अलेक्जेंड्रिया की घेराबंदी से पहले तक सलाहुद्दीन यूसुफ एक उभरते हुए नौजवान अमीर माने जाते थे, जिनकी परवरिश एक सख्त लेकिन अनुशासित माहौल में हुई थी। उनके वालिद अय्यूब प्रशासनिक मामलों में सख्ती और कानून की पाबंदी के लिए मशहूर थे और यही असर सलाहुद्दीन की शख्सियत में भी झलकता था। उनकी नूरुद्दीन जंगी से अच्छी पहचान थी। कुछ रवायतों में तो यह भी मिलता है कि वे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से अच्छी पहचान ढूंढते थे। यह रिश्ता सिर्फ दरबारी नहीं था, बल्कि भरोसे और आपसी समझ पर आधारित था। जब उनके चाचा शरकह ने मिस्र की मुहिम पर जाने का इरादा किया और उन्हें साथ चलने का हुक्म मिला, तो सलाहुद्दीन पूरी तरह राजी नहीं थे। पिछली मुहिम की कठिनाइयां, लंबी घेराबंदी और सीमित संसाधनों की यादें उनके जहन में ताज़ा थीं। लेकिन चाचा का हुक्म टालना आसान नहीं था और आखिरकार 1167 में वे उनके साथ मिस्र की ओर रवाना हो गए। मिस्र पहुंचते ही हालात पहले से ज्यादा पेचीदा थे। सियासत, वादा खिलाफी और बाहरी दखल सब कुछ एक साथ चल रहा था। वजीर शावर ने एक बार फिर ताकत के संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की और फ्रैंकी ताकतों से समझौता कर लिया। दूसरी तरफ यरूशलेम के राजा एमलरिक पहला ऑफ जेरूसलम भी मौके की तलाश में थे। शिरकुह समझ चुके थे कि सीधे काहिरा पर धावा बोलना जोखिम भरा होगा, क्योंकि वहां संयुक्त ताकत उनका इंतजार कर रही थी। इसलिए उन्होंने रुख बदला और अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़े, वह शहर जो मिस्र की समुद्री जीवन रेखा था। अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दांव था। जो अलेक्जेंड्रिया को थाम लेता, वह मिस्र की नब्ज पकड़ लेता। रास्ते में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। शिरकुह ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा, बीच में मुख्य टुकड़ी और दाएं बाएं छिपे दस्ते। केंद्र की कमान उन्होंने सलाहुद्दीन को सौंपी। यह उनके लिए पहला बड़ा मौका था जब वे एक स्वतंत्र कमांडर की हैसियत से मैदान में उतर रहे थे। योजना यह थी कि केंद्र हल्का मुकाबला करे और पीछे हटने का आभास दे, ताकि दुश्मन पूरी ताकत से पीछा करे और छिपे हुए दस्ते उन्हें घेर लें। सलाहुद्दीन ने अनुशासन बनाए रखते हुए पीछे हटने की रणनीति निभाई। जब दुश्मन आगे बढ़ आया और संतुलन बिगड़ा, तो अचानक पलटवार हुआ। घिर चुकी सेना को भारी दबाव झेलना पड़ा। यह मुठभेड़ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, मगर निर्णायक नहीं। विरोधी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और काहिरा अब भी उनके नियंत्रण में था। अलेक्जेंड्रिया में हालात धीरे धीरे कठिन होते गए। समुद्र से नाकाबंदी, जमीन से घेराबंदी और रसद की कमी, इन सब ने शहर को थका दिया। शिरकुह ने हालात भांपकर सलाहुद्दीन को सीमित फौज के साथ शहर की जिम्मेदारी सौंपी और खुद बाहर निकलकर दबाव की दूसरी रणनीति अपनाई। युवा कमांडर ने हिम्मत नहीं हारी। शहर के भीतर मनोबल बनाए रखना, सीमित संसाधनों में व्यवस्था कायम रखना और बाहरी हमलों का सामना करना, ये सब उनके लिए असली परीक्षा थे। शावर की तरफ से आत्मसमर्पण का संदेश भी आया, लेकिन सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की रक्षा थी जो उनके चाचा और सुल्तान ने उन पर किया था। आखिरकार हालात इस मोड़ पर पहुंचे जहां सभी पक्षों ने समझ लिया कि लंबी घेराबंदी किसी के हित में नहीं। समझौता हुआ, सेनाएं पीछे हटीं और मिस्र फिलहाल फिर फातिमी नियंत्रण में रहा। सलाहुद्दीन सम्मान के साथ बाहर निकले। उनके साहस और संयम की चर्चा विरोधी खेमों तक में होने लगी थी। जब वे शाम लौटे तो नूरुद्दीन जंगी ने उनकी क्षमता को सराहा और उन्हें जागीरें दी ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवस्था संभाल सकें। लेकिन सुल्तान ने यह भी जताया कि मिस्र पर स्थायी प्रभाव कायम करना अभी बाकी है। कुछ समय के लिए मुहिम ठंडी पड़ गई, मगर मिस्र की अहमियत कम नहीं हुई। इस बीच खबर आई कि फ्रैंकी ताकतें फिर मिस्र की ओर बढ़ रही हैं। नूरुद्दीन ने एक बार फिर शिरकुह पर भरोसा जताया और उन्हें नई मुहिम की कमान दी, लेकिन इस बार सलाहुद्दीन तैयार नहीं थे। अलेक्जेंड्रिया की घेराबंदी, भूख, थकान और अनिश्चितता की यादें उन्हें रोक रही थीं। वे कहते थे कि जो कुछ वहां देखा उसे भूल पाना आसान नहीं। वे जानते थे कि मिस्र की सियासत तलवार से ज्यादा पेचीदा है, मगर इतिहास अक्सर इंसान की इच्छा से नहीं, हालात की मजबूरी से आगे बढ़ता है। एक ऐसी घटना घटी जिसने संतुलन बदल दिया और सलाहुद्दीन के लिए पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया। वह घटना क्या थी और कैसे उसने एक हिचकिचाते नौजवान को फिर से मिस्र की राह पर ला खड़ा किया, यही आने वाले अध्याय का मोड़ बनने वाला था। मिस्र की कहानी अभी थमी नहीं थी। किंग अमालरिक पहला ऑफ जेरूसलम खुद तो पीछे हट गए थे, लेकिन उनकी कुछ फ्रैंकी टुकड़ियां अब भी काहिरा में मौजूद थीं। उनका मकसद साफ था। वजीर शावर ने जो 1 लाख दीनार सालाना देने का वादा किया था, वह रकम हर हाल में वसूल की जाए। इन सैनिकों ने मिस्री आबादी से जबरन कर वसूलना शुरू कर दिया। बाजारों में बेचैनी थी, गलियों में गुस्सा था और लोगों की निगाहों में बगावत की चिंगारी साफ दिखने लगी थी। फ्रैंकी सिपाही संख्या में कम थे। उन्हें एहसास होने लगा कि अगर शहर फट पड़ा तो वे टिक नहीं पाएंगे। ये हालात शावर और फ्रैंकों
दोनों के खिलाफ जनमत को मोड़ रहे थे। 1168 में अमलरिक को लगा कि यह सही वक्त है। इस बार मिस्र पूरी तरह उनके हाथ में आ सकता है। वे दोबारा लश्कर लेकर बढ़े। काहिरा की राह में फिर बिल्बिस का किला आया, जहां फातिमी फौजें तैनात थीं। चुनौती और जवाब के बीच तल्ख लफ्जों का आदान प्रदान हुआ, मगर नतीजा यह निकला कि किला गिर गया। गिरने का मतलब जीत लिया गया। शहर में अफरा तफरी मच गई और खबरें पूरे मिस्र में फैल गईं। अब डर काहिरा के दरवाजों तक पहुंच चुका था। अमलरिक की सेना ने आगे बढ़कर राजधानी को घेर लिया। उस समय काहिरा दो हिस्सों में बंटा था। पुराना इलाका, जिसे फुस्तात कहा जाता था, और नया शाही इलाका, जहां महल और सरकारी इमारतें थीं। वजीर शावर ने एक कठोर और असाधारण फैसला किया। दुश्मन को रसद और आसरा न मिले, इसके लिए फुस्तात को खाली कराया गया और आग लगा दी गई। कई दिनों तक धुआं उठता रहा। लोग अपने ही शहर को जलते देख रहे थे। इस बीच शावर ने अमलरिक से बातचीत भी शुरू की। भारी रकम के बदले पीछे हटने की पेशकश की। लगता था जैसे सौदा तय होने ही वाला है, लेकिन हालात ने अचानक करवट ली। फातिमी खलीफा अल अदीद शावर से तंग आ चुके थे। उन्हें महसूस हुआ कि बार बार के समझौते और बाहरी ताकतों को बुलाने की नीति ने मिस्र को असुरक्षित बना दिया है। अब उन्होंने सीधे शाम के शासक नूरुद्दीन जंगी को मदद के लिए पुकारा। कहा जाता है कि इस गुहार के साथ प्रतीकात्मक तौर पर बाल भेजे गए, एक ऐसी अपील जिसमें बेबसी भी थी और इरादा भी। नूरुद्दीन ने देर नहीं की। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापति शिरकुह को बड़ी रकम और सेना देकर तुरंत मिस्र रवाना होने का आदेश दिया। शिरकुह ने सलाहुद्दीन को साथ लेने की इजाजत चाही। सलाहुद्दीन फिर हिचके। अलेक्जेंड्रिया की घेराबंदी की यादें अभी ताजा थीं। उन्होंने अपनी अनिच्छा जताई, यहां तक कि आर्थिक तंगी का हवाला भी दिया, मगर अंततः जाना पड़ा। वे खुद बाद में कहते हैं कि उस सफर पर वे ऐसे निकले जैसे किसी को खींचकर उसकी मौत की ओर ले जाया जा रहा हो। सेना तैयार हुई। हजारों घुड़सवार, पर्याप्त रसद और स्पष्ट लक्ष्य के साथ कूच कर दिया गया। मिस्र में दाखिल होते ही अमलरिक ने बिल्बिस में मोर्चा लिया ताकि जंगी फौजों को काहिरा पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन शिरकुह ने सीधी भिड़ंत से बचते हुए रास्ता बदला और तेजी से राजधानी पहुंच गए। वहां की फातिमी टुकड़ियां भी उनके साथ आ मिली। संतुलन बदल चुका था। अमलरिक समझ गए कि संयुक्त ताकत का सामना करना कठिन होगा और वे पीछे हट गए। कहा जाता है कि वे बड़ी रकम और अनेक कैदियों के साथ लौटे ताकि पीछे से दबाव बना रहे। जनवरी 1169 तक मिस्र से फ्रैंकी दबाव हट चुका था। अब बारी शावर की थी। राजनीतिक खेल में वे अपने ही जाल में उलझ चुके थे। खलीफा भी उनसे नाराज थे और जंगी खेमे को उन पर भरोसा नहीं था। अंततः उन्हें हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सत्ता का संतुलन बदल गया। शिरकुह को वजरत मिली। नूरुद्दीन के दरबार में इस कामयाबी की खबर पहुंची तो जश्न मनाया गया। तीसरी कोशिश में मिस्र पर प्रभाव कायम हो गया था, लेकिन तकदीर ने एक और मोड़ रखा था। वजारत संभालने के कुछ ही समय बाद शिरकुह का अचानक इंतकाल हो गया। अब सवाल था, कौन? निगाहें उसी नौजवान पर आ ठहरी जिसने अलेक्जेंड्रिया की घेराबंदी झेली थी और हालिया मुहिम में दृढ़ता दिखाई थी। सलादीन को वजीर बनाया गया। उनके सिर पर औपचारिक पगड़ी रखी गई, कीमती वस्त्र और प्रतीकात्मक तलवारें भेंट की गईं। यह उनका राजनीतिक उदय था। लेकिन क्या वजारत की यह कुर्सी उनके लिए इज्जत का ताज थी या कांटों का तख्त? क्या फातिमी खिलाफत के साए में रहते हुए वे अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? क्या नूरुद्दीन का भरोसा और मिस्र की राजनीति, दोनों को एक साथ निभाना संभव था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वही मोड़ था जहां से एक नई सल्तनत की नींव रखी जाने वाली थी? ये सब जानेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स के अगले एपिसोड में। क्रूसेड्स के इतिहास को शुरू से देखने के लिए यहां क्लिक करें और यहां देखें कौन सी वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है।